नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लेक्चरर स्क्रीनिंग का कोर्स हम शुरू करने वाले हैं। और ये वीडियो आपके लिए केवल डेमो वीडियो रहने वाला है। ये डेमो वीडियो आप लोग देखिए और आपको कैसा लगता है वीडियो ये भी ज़रूर बताएं। और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्क्रीनिंग की तैयारी हमारा चैनल ज्वाइन करके करनी है या फिर बहुत सारे कोचिंग सेंटर आपका वैसे भी इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पर आप फीस पे कर सकते हो। हमारा जो उद्देश्य है ये स्क्रीनिंग एग्ज़ाम कोर्स चलाने का, ये इसलिए है कि ताकि कुछ जो है जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं महंगी कोचिंग, उनको कुछ फ़ायदा मिले। तो हमने केवल 59 रुपीज़ रखा है। और ये भी इसलिए कि हमने 29 में एलटी का शुरू किया था। अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि 29 वाला जो ग्रुप है उसमें वीडियोस मिक्स हो रहे हैं, तो इस वजह से हमें लेक्चरर के लिए एक अलग सा ग्रुप बनाना पड़ रहा है। और मिनिमम अमाउंट उसमें 29 का ऑप्शन था यूट्यूब में जो मेंबरशिप रखी है, और सेकंड अमाउंट उसमें 59 है। इसके बीच भी होता तो मैं उसको भी रख देता, लेकिन दूसरा ऑप्शन हमारे पास यही था, तो इसलिए ये रखा गया है। और खासकर अगर आपको नीड है और आप ज़रूरतमंद हैं और एक तरह से महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हमारा कोर्स आपको हेल्पफुल होगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आज का वीडियो एक बार देखिएगा, फिर आप सोच लीजिएगा कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो हमने जो है आज का राज्य संबंधी ज्ञान यानी उत्तराखंड पे बेस्ड ये वीडियो है हमारा। और आज का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो पॉलिटी से कर रहे हैं। पॉलिटी में हमारा जो टॉपिक है उसमें राजनीतिक प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य, राज्य, जनपद व तहसील और ग्राम स्तर का प्रशासनिक संगठन, संवैधानिक व्यवस्था इत्यादि इसमें है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम राज्य के संबंध में राज्य की कार्यपालिका का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसमें राज्यपाल के कार्य, राज्यपाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले राज्य की कार्यपालिका से हम शुरू करते हैं। अगर राज्य की कार्यपालिका में कहा जाए तो राज्य की कार्यपालिका में क्या क्या आ जाता है। पहली बात तो इसमें राज्यपाल आ जाएगा यानी गवर्नर आ जाएगा आपका। दूसरा जो है राज्य की कार्यपालिका में आपका सीएम आ जाएगा यानी चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, मुख्यमंत्री आ जाएगा। तीसरा पार्ट इसका जो मंत्री परिषद है ये आपकी इसका पार्ट हो जाएगी, मंत्री परिषद आ जाएगा आपका। और चौथा जो पार्ट होगा आपका इसका अटॉर्नी जनरल होता है सेंटर में, और यहाँ पर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। तो ये चार जो पार्ट होते हैं इसको हम राज्य की कार्यपालिका के अंडर पढ़ते हैं। तो थोड़ा समझ लेते हैं। कार्यपालिका सरकार का वो अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका का प्राय नीति निर्माण में भी भाग लेती है। और इसमें क्या है, अब यहाँ पर देखिए कौन सा भाग है, संविधान का भाग नंबर 6 है। और आर्टिकल 153 से 167 तक के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। तो कार्यपालिका में जो पहला पार्ट है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला सबसे पहले इसमें क्या है, राज्यपाल है। तो राज्यपाल की अगर बात की जाए तो जिस तरह से केंद्र का प्रमुख जो है राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति है, उसी तरह राज्य का प्रमुख जो है वो राज्यपाल होता है। और शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। यानी राज्य का प्रमुख जो है राज्यपाल और शासन का प्रमुख जो है वो मुख्यमंत्री होता है। तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। दूसरी बात कही गई है कि राज्यपाल राज्य के मुखिया यानी राज्य के जो मुखिया हैं मुख्यमंत्री, उनकी सलाह से ही कार्य करता है। अब ये इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारे राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह से कार्य करते हैं, वैसे ही राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की सहायता से कार्य करता है या उनके सलाह से काम करता है। तो ये बात यहाँ से ध्यान रखनी है। अगर कुछ नियुक्ति के संबंध में बात की जाए तो आर्टिकल 155 है जिसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है। और राज्यपाल जो है राज्य का क्योंकि प्रमुख होता है, और इसके नाते ये क्या है, एक तरह से राज्यपाल जो है केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। तो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कौन कार्य करता है, राज्यपाल हमारा केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। और जब एक व्यक्ति या दो से अधिक जो व्यक्ति होते हैं, अधिक राज्यों का राज्यपाल, एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और एक आर्टिकल जो है, इससे रिलेटेड आर्टिकल हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन 154 का फर्स्ट जो क्लॉज है ये कहता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य
राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग जो है राज्यपाल स्वयं कर सकता है, यानी कार्यपालिका की शक्ति राज्य की राज्यपाल में निहित है। और अगर नेशन की बात की जाए तो राष्ट्रपति में निहित है। तो ये क्या करेगा, अपनी जो शक्ति है उसका प्रयोग स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थों से करवा सकता है। 154 का क्लॉज नंबर 1 ये है आपका राज्यपाल से संबंधित। अगला हमारे पास है कि यहाँ पर देखिए इसमें क्या, ये अनुच्छेद जो है इसमें अहर्ताएं दी गई हैं कि क्या अहर्ताएं होती हैं राज्यपाल के लिए। तो पहली बात कि 157 और 158 जो आर्टिकल है हमारा, मैंने हाईलाइट किए हैं और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखने होंगे क्योंकि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बन सके हैं। तो वह व्यक्ति यानी 157-58 में राज्यपाल के लिए योग्यताएं दी गई हैं कि कौन से व्यक्ति जो हैं राज्यपाल बन सकते हैं। तो पहली बात तो जो भारत का नागरिक हो, पहला यही है। और दूसरा एज जो है वो 35 ईयर पूरी कर चुका हो। तो राज्यपाल बनने के लिए जो योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक होना आवश्यक है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और इसके अलावा किसी राज्य और संघ सरकार के अंतर्गत किसी लाभ का पद वो धारण न करता हो। तो लाभ का पद धारण ना करता हो, तो ये कंडीशन यहाँ पर रखी गई है। और इसके अलावा वो संसद अथवा विधानसभा का सदस्य भी नहीं होना चाहिए, कि वो व्यक्ति जो है संसद का सदस्य ना हो, साथ में जो विधानसभाएं होती हैं राज्यों की वहां पर सदस्य ना हो, ये भी एक शर्त उसमें रखी गई है। तो राज्यपाल बनने पर जैसे ही राज्यपाल बनेगा कोई, तो अगर सपोज दैट वो है भी विधानसभा का मेंबर है, तो जैसे ही राज्यपाल बनेगा उसकी वो सदस्यताएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अगला है शपथ से रिलेटेड 159 जो आर्टिकल है, इसमें राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किया गया है। और राज्यपाल की शपथ जो होती है वो जिस राज्य में वो राज्यपाल नियुक्त हो रहा है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उसकी शपथ होती है। इसके अलावा दूसरा जो आपका संविधान का संरक्षण हो गया, संविधान का संरक्षण, रक्षण, सुरक्षा, सेवा और वही कि लोगों की भलाई के लिए कार्य करूंगा, इस तरह का एक तरह से उसको शपथ ली जाती है। तो इस तरह के वचन बोलकर शपथ ली जाती है। इसके अलावा सामान्यतः जो राज्यपाल का कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और भारतीय संविधान के अनुसार जो है 156 जो आर्टिकल है ये कहता है, आपका 156वां अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो कार्य करेगा। इससे पूर्व वह मतलब 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन अगर इससे पहले वो पद छोड़ना चाहता है तो राष्ट्रपति को उसे अपना त्याग पत्र देना होगा। तो जैसे कार्यकाल समाप्त होता है, तो जब तक नया राज्यपाल नहीं नियुक्त होता है तब तक पुराना राज्यपाल अपने पद पर रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को जो है पुनर्नियुक्त भी कर सकता है उसी पद पे, तो ऐसा भी प्रावधान है, यानी पुनः नियुक्त कर सकता है। इसके अलावा कार्यकाल जैसे समाप्ति होगी तो नए राज्यपाल बनने तक पुराना जो राज्यपाल होगा वो अपने पद पर बना रहता है। इसके अलावा जो आपका संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य हैं, राज्य के महाधिवक्ता हैं, राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए, सदस्य हो गए, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के निर्वाचन आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति सभी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। परंतु राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, राष्ट्रपति के पास है। अब ये एक्सेप्शनल जो फैक्ट होते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि अब राज्यपाल के पास इनकी नियुक्ति की शक्ति तो है, लेकिन जो आपका राज्य लोक सेवा आयोग है यानी यूकेपीएससी का जो चेयरमैन होगा उसको हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, या उसके सदस्यों को हटाने की शक्ति केवल किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। अब हम राज्यपाल की शक्तियों की बात कर लेते हैं। तो राज्यपाल की शक्तियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले विधायी शक्तियां हम देखते हैं। विधायी शक्तियों में क्या क्या शक्तियां हैं राज्यपाल की। तो सबसे पहली बात है कि यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस विषय पर संज्ञान ना लिया हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले में विचार करने की मांग
कर सकता है। तो पहली बात तो ये हो गई। इसके अलावा आर्टिकल 213 यानी जो सेंट्रल लेवल पर होता है 123 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। यहाँ पर 213 आर्टिकल ध्यान रखना है। राज्यपाल इसके द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसके पास होती है और अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने से 6 सप्ताह के पश्चात लागू नहीं रहता है। तो 6 सप्ताह के पश्चात ये लागू नहीं रहेगा, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो इससे पहले जो विधायी शक्तियों में एक तरह से एंग्लो इंडियन को नियुक्त करने का भी प्रावधान था, लेकिन वो अब क्या है पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 2020 में एक संवैधानिक संशोधन हुआ था 104 104वां संविधान संशोधन था। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। 104वां संविधान संशोधन था और इसका जो 2019 का एक्ट था वो उसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन के पद होते थे दो जो नियुक्त कर सकता था, एक विधायक करता था राज्यपाल उत्तराखंड में, यानी जो एक एंग्लो इंडियन विधायक की नियुक्ति होती थी या फिर लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति होती थी, इस प्रोविजन को समाप्त कर दिया गया है। यह आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और इसमें ये कहा गया है कि अगर वो 17वीं लोकसभा या फिर 25 जनवरी 2020 से पहले अगर चुना गया है वो मंत्री एंग्लो इंडियन, तो वो अपने पद पर बना रहेगा, लेकिन जो इसके बाद है वो नहीं होंगे एक तरह से। इसके अलावा कुछ और बातें अगर यहाँ से देखें तो 213 हो गया जो अध्यादेश से संबंधित हो गया। इसके अलावा राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। तो एक बात ये ध्यान रखनी है कि धन विधेयकों को राज्यपाल की एक तरह से सहमति के बिना नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। और किसी अप्रत्याशित खर्च वहन के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है। तो राज्यों में आकस्मिक निधि से अग्रिम कौन ले सकता है? राज्यपाल ले सकता है। ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। बाकी कोई विधेयक तब कानून बनता है जब राज्यपाल उस पर सिग्नेचर करता है। ये बेसिक चीजें तो आपको पता ही है। और राज्यपाल दोनों जो सदन होते हैं उनको मैसेज भेज सकता है। दूसरा, न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं। आर्टिकल 161 यहाँ से ध्यान रखना है न्यायिक शक्तियों से संबंधित। इसमें क्या होगा आपका कि 161 आर्टिकल कहता है कि राज्यपाल को कुछ दंडों तथा दंडादेशों को क्षमा, निलंबित या परिवर्तित करने की शक्ति दी गई है। तो आर्टिकल नंबर 161 आपको यहाँ से ध्यान रखना है, जिसमें क्षमादान की शक्ति आर्टिकल नंबर 72 है प्रेसिडेंट के लिए। तो राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति राज्य सूची के विषयों पर क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं और इसमें दो मुख्य अंतर हैं। जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है इनको, तो दो मुख्य अंतर है। पहली बात है कि राज्यपाल मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, किंतु राष्ट्रपति की तरह क्षमा नहीं कर सकता, यानी पूरी तरह से सजा को माफ करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। वो इतना कर सकता है कि मृत्यु दंड अगर मिला है तो उसको आजीवन कारावास में बदल सकता है। दूसरा, राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति की कुछ मदद नहीं कर सकता। अगर सैनिक न्यायालय ने किसी व्यक्ति को सजा दे दी है तो राज्यपाल उसकी सजा को कम नहीं कर पाएगा, जबकि राष्ट्रपति इस तरह की सजा को कम या माफ भी कर सकता है। तो ये जो है न्यायिक शक्तियां हो गई। तो राज्यपाल अगर दोषी व्यक्ति है तो कम कर सकता है या फिर दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से क्षमा नहीं कर सकता है। पहली बात ये ध्यान रखनी है। बाकी जो आपके जिला न्यायाधीश होते हैं उनके स्थानांतरण हो गया, उनकी नियुक्ति वगैरह का कार्य जो है न्यायालय के साथ विचार विमर्श करके राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ये यहाँ से ध्यान रखना है। और न्यायिक आयोग से जुड़े जो व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित भी अधिकार इनके पास होते हैं। अगली जो शक्ति है वो विवेकाधीन शक्तियां हैं। विवेकाधीन शक्तियों का मतलब यह है कि वो राज्य के विवेक पर निर्भर करती हैं। तो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना, कि कोई विधेयक जो है राज्यपाल ने क्या किया, राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर दिया कि राष्ट्रपति इस पर विचार करेंगे। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, संवैधानिक अगर विफलता है, अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है तो उसके संबंध में, हम उत्तराखंड के संबंध में पढ़ रहे हैं तो कब कब जो है राष्ट्रपति शासन लगा, क्या उसके कारण रहे, वो भी हम साथ में डिस्कस कर लेंगे। और उत्तराखंड के राज्यपाल भी हम देख लेंगे सीरियल वाइज। विधानसभा चुनाव के पश्चात जब कोई दल पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता है तो ऐसी स्थिति में
अपेक्षित बहुमत प्राप्त दल के नेता का चयन करना, ये भी राज्यपाल से संबंधित हो गया। मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करने का अधिकार भी इनके विभाग। अब ये पूछा जा सकता है, ये शक्ति लिख के दे देगा, बोलेगा ये कौन सी शक्ति है, तो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट जो ध्यान रखना है कि जहाँ पर राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं, कुछ वो ऐसे विशेष मामले होते हैं, अगर जैसे कुछ विशेष मामलों की अगर बात की जाए तो कुछ जगह हैं, जैसे आपका महाराष्ट्र में एक जगह है विदर्भ, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, विदर्भ है, और एक जगह मराठवाड़ा है। तो इन जगहों पर क्या सिस्टम है कि अलग से पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना राज्यपाल का कार्य हो जाता है। ये राष्ट्रपति के द्वारा एक तरह से राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के ये उत्तरदायित्व होते हैं। ऐसे ही गुजरात में, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में, तो गुजरात का सौराष्ट्र और कच्छ हो गया, तो यहाँ पर भी ये इनको एक तरह से पृथक विकास बोर्ड स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है, तो ये यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अब राज्यपाल की वीटो शक्ति हम डिस्कस कर लेते हैं। वीटो शक्ति जैसे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति होती है, तो जब कोई सामान्य विधेयक अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल के सम्मुख जाता है, तो राज्यपाल के पास भी राष्ट्रपति की तरह ही विकल्प होते हैं। क्या होते हैं कि पहली बात तो कि जबकि राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो एक तो राष्ट्रपति की तरह विकल्प होते हैं। क्या क्या विकल्प होते हैं कि विधेयक को स्वीकृति दे दे, पहला विकल्प तो ये है कि स्वीकृत कर ले, और दूसरा विकल्प है कि स्वीकृति के लिए विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित कर ले। स्वीकृति सुरक्षित कर ली है, लेकिन तत्काल स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, स्वीकृति को क्या कर लिया है, सुरक्षित कर लिया है। और तीसरा जो एक तरह से उनका अधिकार होता है कि विधेयक को विधानमंडल को वापस भेज दे, विधानमंडल को वापस भेज दे पुनर्विचार करने के लिए, कि विधेयक कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पुनर्विचार के लिए। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये होगी कि अगर विधेयक में संशोधन हुआ या फिर संशोधन नहीं भी हुआ और फिर से वो वापस राज्यपाल के पास विधेयक आता है, तो वो पुनः राज्यपाल को अगर वापस आ गया, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी होगी। फिर से समझिए जरा इस बात को। मैंने कहा कि अगर विधानमंडल से कोई विधेयक गया राज्यपाल के पास, ये विधानमंडल है, यहाँ से विधेयक गया राज्यपाल के पास, गवर्नर के पास विधेयक गया, और गवर्नर को लगा कि ये विधेयक जो है गवर्नर ने वापस लौटाया कि इस पर पुनर्विचार करे विधानमंडल, और विधानमंडल, अब जब विधानमंडल उस पर पुनर्विचार करे, संशोधन करे या बिना संशोधन करे उसको दोबारा वापस जब भेजेगा, तो अब राज्यपाल बाध्य होगा उसे स्वीकृति देने के लिए, अब वो वापस उसे दोबारा नहीं भेज पाएगा। तो ये बात यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। और दूसरी बात है कि यदि कोई वित्त विधेयक है, तो वित्त विधेयक अगर है तो विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो उसके पास 3 विकल्प मौजूद होते हैं वित्त विधेयक में, यानी वित्त विधेयक या धन विधेयक आप बोल सकते हैं। तो पहला विकल्प है कि विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दे, दूसरा अपनी स्वीकृति रोक सकता है, और तीसरा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर सकता है। तो स्वीकृति रोक सकता है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए सुरक्षित रख सकता है, या पहला विकल्प तो यही है कि अपनी सहमति दे दे। तो इस तरह से ये राज्यपाल की वीटो शक्तियां हैं, और कुछ कारणों में राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखने के जो कारण होते हैं, एक तो विधेयक अगर संविधान के उपबंधों के बिल्कुल विरुद्ध हो तो पहली बात ये हो जाएगी। दूसरा, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी हैं, अगर इनके विरुद्ध कोई विधेयक है तो उसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। देश हित के विरुद्ध हो, उसमें देश हित पे खतरा हो तो उसको भी रख सकता है। राष्ट्रीय महत्व का हो या आर्टिकल 31 क का संबंधित हो, तब भी उसको राष्ट्रपति के लिए, अगर इनसे संबंधित हो तो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, या फिर अगर हाईकोर्ट को खतरे में स्थिति दिखती है तो भी रख सकता है, यानी उच्च न्यायालय की स्थिति अगर खतरे में हो तो भी उसको रख सकता है। अब हम फटाफट से राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 153 आ गया आपका। 153 आर्टिकल जो है राज्य का एक राज्यपाल होगा, 154 हो गया राज्य की
कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। 158 का 4 जो है ये कहता है कि राज्यपाल की परिलब्धियां भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं, यानी जो वेतन भत्ते हैं वो अगर उसका कार्यकाल चल रहा है तो उस दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। आर्टिकल 160 आपका आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के क्या कार्य होते हैं, तो 160 में बताया गया है। 161 आर्टिकल कहता है कि क्षमा आदि की स्थिति कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है वो राज्यपाल की 161 में है। 163 जो आर्टिकल है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना, और 200वां अनुच्छेद है विधेयक पर अनुमति देना, रोकना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। ये अनुच्छेद 200 का विषय है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देना या रोक लगाना, ये 201 का आर्टिकल है। 213 हो गया अध्यादेश, हम डिस्कस कर चुके हैं। 233 आर्टिकल है राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है, तो 233 के तहत होती है। 361 का सेकंड क्लॉज कहता है कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान, ये इंपॉर्टेंट है अगेन आर्टिकल, तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई राज्यपाल पद पर कार्य कर रहा है तो उस दौरान उस पर किसी भी दंडिक कार्यवाही की संस्तुति नहीं की जाएगी या चालू उस पर कोई कार्यवाही नहीं रखी जाएगी। चलिए अब उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल, तो उत्तराखंड में राज्य निर्माण जब हुआ तो उसके बाद बीजापुर हाउस में अस्थायी रूप से राजभवन स्थापित किया गया और 25 दिसंबर 2004 को उत्तराखंड का पहला राज्यपाल बना जो कि श्री सुरजीत सिंह बरनाला स्थायी रूप से सर्किट हाउस देहरादून में स्थानांतरित हो गए थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्यकाल सबसे पहले राज्यपाल थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला, 9/11/2000 से 7/1/2003 तक रहे। दूसरे आपके सुदर्शन अग्रवाल जी 8/1/2003 से। अब इनका सीक्वेंस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा कुल कितने हो गए हैं और कब से कब तक इनका कार्यकाल, ईयर तो जरूर ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ में पूछे जाते हैं। BL जोशी साहब रहे आपके 2007 से लेकर 2009 तक। ऐसे ही मार्गरेट अल्वा आपके रही 2009 से 2012 तक। डॉक्टर अजीज कुरैशी आपके 15/5/2012 से 7/1/2015 तक। के पॉल साहब 2015 से 18 तक राज्यपाल रहे। बेबी रानी मौर्य इससे पहले हमारी राज्यपाल थी, 2018 से लेकर 2021 तक इनका कार्यकाल रहा। और जनरल गुरमीत सिंह जो हैं आपके, ये 15/9/2021 से अभी तक कार्यरत हैं। तो ये हमारे कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8th नंबर का राज्यपाल हमारा वर्तमान राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह जी हैं। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। उस उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की बात करें तो कुल अब तक 2 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। सबसे पहले 27 मार्च 2016 से 21 अप्रैल 2016 तक लगा था, जिसमें हरीश रावत सरकार थी और मंत्रिमंडल भंग हो गया था क्योंकि कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई में विवाद हो गया था। आपसी विवाद के कारण कुछ विधायक चले गए बीजेपी में, तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया। दूसरा जो था वो आपका 22 अप्रैल 2016 से, यानी 21 अप्रैल के बाद अगले ही दिन 22 अप्रैल 2016 से 11 मई 2016 तक सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन को लागू रखा। तो इस हिसाब से, वैसे एक ही बार बोल सकते हैं लेकिन इस हिसाब से क्योंकि अगले ही दिन सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया कि जो प्रेसिडेंट रूल है उसको लागू रखा जाए, तो 2 बार माना गया, 22 अप्रैल 2016 से 11 मई 2016 तक। कहाँ से लिया गया है? उत्तराखंड की विधानसभा की वेबसाइट से डाटा लिया गया है। तो इसमें मतलब कोई क्वेश्चन पे क्लेम करना होगा तो आप बिल्कुल कर सकते हैं वहाँ पर अगर गलत आंसर दिया जाता है। राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव, राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता के लिए राजभवन में एक राज्यपाल सचिवालय होता है और राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव जो कि प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है। प्रमुख सचिव राज्य सचिवालय का शासकीय प्रधान होता है, वह प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख भी है और सचिवालय के सभी विभाग उसके नियंत्रण में होते हैं। वर्ष 1973 में जो प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश आई थी, उसके बाद मुख्य सचिव की पद स्थिति राज्यों में कार्यरत सभी लोक सेवकों में सर्वोच्च है, यानी जो मुख्य सचिव है हमारा राज्यपाल का या राज्य का, उसकी स्थिति जो है अन्य सभी लोक सेवकों में सर्वोच्च स्थिति पर वही रहता है। तो ये यहाँ से ध्यान रखना। मुख्य सचिव के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, सामान्यतः सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण होने पर मुख्य सचिव को भी सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, तो जो रिटायरमेंट की एज होगी उसी के हिसाब से।
मुख्य सचिव जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है, राज्य प्रशासन का मुख्य समन्वयक भी है और राज्य के संपूर्ण प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। वो सभी विभागों पर नजर रखता है तथा उसकी महत्वपूर्ण फाइलें उसके पास आती हैं। वह 2 विभागों का सचिव भी होता है। एक हो गया आपका सामान्य प्रशासन विभाग और दूसरा मंत्रिमंडल सचिवालय। अब यहाँ से मुख्य सचिव से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि किन-किन विभागों का वो सचिव होता है। तो एक तो सामान्य प्रशासन विभाग का सचिव है, दूसरा मंत्रिमंडल सचिवालय का सचिव है। विभाग का प्रशासनिक मुखिया प्रमुख शासन सचिव होता है। तो विद्यालय जो सॉरी विभाग का जो प्रशासनिक मुखिया है वो शासन सचिव होता है। तो ये यहाँ से ध्यान रखना है। आगे जो इसमें आज हम केवल राज्यपाल तक ही सीमित रख रहे हैं इस लेक्चर को। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको लगता है कि इस तरह से आप तैयारी कर पाओगे तो ये हमने पॉलिटी का भी इसलिए लिया कि जो लोग जैसे पॉलिटी के लिए अगर आप लोग जुड़ रहे हैं तो आपको ये मेंस में भी काम आएगा। तो ये डबल जगह आपको फ़ायदा देने वाला है। ये आपके लिए इंट्रो वीडियो था एक तरह से और डेमो वीडियो भी आप कह सकते हैं। इस हिसाब से आगे आपकी कक्षाएं जारी रहेंगी और प्रॉपर आपको जैसे ये पीडीएफ है तो ये पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएगा और ये नोट्स के फॉर्म में है और ये थोड़ा सा शॉर्ट भी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको हर वीडियोस में बता दिए जाएंगे। कंटेंट जितना मैक्सिमम हो सकेगा उतना उपलब्ध करवाया जाएगा। तो अब अगर आपको नीड है, वाकई में ज़रूरत है, महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे जाओगे, सब्सक्राइब करोगे तो वहीं पर आपको ज्वाइन बटन दिखेगा। वहाँ से आपको जो है केवल स्क्रीनिंग के लिए 59 रुपीज़ में ज्वाइन करना है और स्क्रीनिंग प्लस पॉलिटिकल साइंस मेंस जिसमें सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स आएगा आपका वो आपको 89 रुपीज़ में ज्वाइन करना है। तो हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद और लगभग रोज़ हम एक वीडियो स्क्रीनिंग की कोशिश करेंगे और एक वीडियो जो है आपका सब्जेक्टिव लाने की कोशिश करेंगे। तो इस हिसाब से हम चलेंगे, साथ में बीच-बीच में आपको प्रैक्टिस भी करवाते रहेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो ये ज़रूर बताएं और अगर आपका कोई दोस्त ऐसा हो जिसको ज़रूरत हो इस तरह के कोर्स की तो उसको उस तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।